आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी, इसके लक्षण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी देना इस दिवस का उद्देश्य है। आकाशवाणी पर इस विशेष दिवस के बारे में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी को। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब का पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम चाहेंगे कि मिर्गी के विभिन्न पहलुओं यानी लक्षण, उपचार, इसके साथ जुड़े मिथक के बारे में हम जानें, अपने श्रोताओं को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो समाज को भी प्रभावित करती है। और अगर हम समाज को जागरूक करते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं उनको पता चलेगा कि किस तरह की समस्याओं से ऐसे लोग जूझ रहे हैं और तभी वो उनको समर्थन भी प्रदान कर पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। जो मिर्गी की बीमारी है ये एक बहुत ही आम बीमारी है और किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। और इस बीमारी में एकाएक बिना कोई वार्निंग के अक्सर दौरे आते हैं और इन दौरों में जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनका एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज का अपने ऊपर से नियंत्रण खो जाता है। और दो प्रकार के दौरे होते हैं, बड़े वाले और छोटे वाले। बड़े वाले में जब नियंत्रण खोता है तो मरीज जमीन पे गिर जाता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, कभी कभी पेशाब निकल जाती है, जीभ कटती है और अक्सर ये 2 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा भी रह सकता है। हाथ पैर एकदम हिलेंगे और टाइट हो जाएंगे और फिर बेहोशी थोड़ी देर के लिए रहती है। छोटे वाले दौरे में मरीज कुछ अजीब हरकतें कर सकता है, मुंह चला सकता है, गर्दन एक तरफ जा सकती है, कुछ क्षणों के लिए खो सकता है, या बिना कोई हरकत किए सिर्फ कुछ क्षणों के लिए खो जाना, ये छोटे वाले दौरे हो सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के दौरे होते हैं। किसी एक मरीज की मिर्गी दूसरे मरीज की मिर्गी के समान नहीं होती है। और जो मिर्गी है उसको हम बोलते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर। अनप्रोवोक्ड मतलब उस दौरे का कोई इमीडिएट कारण ना हो। जैसे अगर शरीर में सोडियम कम हो जाए, कैल्शियम कम हो जाए, या मेनिंजाइटिस हो जाए, एन्सेफेलाइटिस हो जाए, तो इन सब के 24 घंटे से लेके 1 हफ्ते तक दौरे आ सकते हैं। इसको हम अक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर बोलते हैं या प्रोवोक सीजर। ये मिर्गी नहीं है, ये टेम्पररी जो सिचुएशन हुई है सोडियम कम होने की, उसकी वजह से है। ये मिर्गी नहीं है। मिर्गी वो होती है जब सब कुछ ठीक चल रहा है और पास्ट में कुछ हुआ हो, पास्ट में 6 साल पहले हेड इंजरी हुई हो, पास्ट में लकवा हुआ हो, या बचपन में पैदाइश के टाइम ऑक्सीजन की कमी हुई हो और 3, 4 या 5 साल बाद दौरे आने लगे, तो इसको हम मिर्गी बोलते हैं। तो आपने काफी विस्तार से बता दिया शुरू में, पहले मिर्गी क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। देखिए, बेहोशी और गिरने के बहुत सारे कारण हैं। अब इन कारणों में से कौन सा कारण है, उसमें मुख्य होती है क्लिनिकल हिस्ट्री। जो हिस्ट्री हमको बाई स्टैंडर्ड देता है, जिसने आंखों देखी हो। तो आई विटनेस अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज के साथ, क्यों मरीज तो बेहोश है उस टाइम पे या खो चुका है उस दौरान के लिए, तो मरीज नहीं बता पाएगा। तो मरीज के जो केयर गिवर हैं या आसपास जो आई विटनेस है उनको बताना जरूरी है। और मिर्गी की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री पे ही डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मरीज को कुछ भी अजीब सा हो रहा है, एक और कोई बाईस्टैंडर उसका वीडियो बना ले ताकि डॉक्टर को दिखा पाए कि हो क्या रहा है। क्योंकि बेहोशी के बहुत सारे कारण होते हैं, हार्ट की वजह से भी बेहोश होते हैं, साइकोलॉजिकल कारण से भी बेहोश होते हैं, स्ट्रोक की वजह से भी बेहोश होते हैं। तो इन कारणों में कौन सा कारण है वो वीडियो देखने से पता चल जाएगा। उसके अलावा जो है ये बहुत जरूरी है, कई बार मरीज को कुछ वार्निंग होती है या कुछ ऐसी संभावना होती है कि होने वाला है, जैसे कि खराब स्मेल आना या पेट से ऊपर गैस चढ़ना या फिर सर में चक्कर आना या कान में कुछ सुनाई देना या फिर एक साइड में झुंझुनाहट होना, एक साइड में हाथ पैर का झटकना। तो ये वार्निंग सिम्टम्स जिसको हम ऑरा बोलते हैं, तो ये ऑरा मरीज खुद भी हमको बता सकता है, इससे भी मिर्गी की डायग्नोसिस हो सकती है।
तो इसके अलावा जो है हम जो है ईजी करते हैं. ओके. ईजी ओनली कोरोबरेट्स द डायग्नोसिस, क्योंकि अराउंड 70% में पहला ईजी नॉर्मल आता है. 30% में मिर्गी के मरीजों में ही पहला ईजी अबनॉर्मल आएगा. तो नॉर्मल ईजी डज नॉट रूल आउट द डायग्नोसिस. मिर्गी के मरीज का नॉर्मल ईजी भी हो सकता है, नॉर्मल सीटी भी हो सकता है, नॉर्मल एमआरआई भी हो सकता है. इसीलिए क्रूशियल है आई विटनेस अकाउंट. जो मरीज बेहोश हो रहा है, कोई भी कारण हो, चाहे मिर्गी हो ना हो, अटेंडेंट को पता होना चाहिए बेहोशी में क्या करना है. तो इसके लिए मरीज को सिर्फ करवट देके लेटाना है, चाहे राइट साइड करवट दें चाहे लेफ्ट साइड. चपटा नहीं लेटाना है पीठ पे. कोई भी बेहोश मरीज को करवट देके लेटाइए. एक बंदा वीडियो बना सकता है. और अगर मान लो हाथ पैर झटक रहे हैं तो ऊपर की कॉलर अगर बहुत टाइट है उसका बटन खोल देना है ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो. और टाइम करना है दौरा कितना लंबा चल रहा है. जो हाथ पैर हिल रहे हैं वो 2 मिनट से कम चलते हैं. ठीक है. अगर 5 मिनट से ज्यादा चल रहा है तो हम उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है और अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है. 2 मिनट के अंदर 98% दौरे बंद हो जाते हैं. और ये बहुत जरूरी है कि फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाएं आप, जब मरीज को थोड़ा बहुत होश आ रहा हो, या तभी भी आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं ताकि दवाई और डायग्नोसिस बन पाए. इसके अलावा और कुछ नहीं करना है. अक्सर हमारे देश में जब दौरा आ रहा होता है तो मरीज को जूते सुंघाते हैं या प्याज सुंघाते हैं या मरीज को हाथ में चाबी पकड़ाते हैं. ठीक है, वो सब जरूरी नहीं है, क्योंकि 98% में, मैंने बोला 99 से 98% में दौरा अपने आप 2 मिनट में बंद होता है. जब तक आप जूता ढूंढ के लाएंगे दौरा बंद हो जाएगा. उससे अच्छा है कि आप मरीज को करवट दें और वीडियो बनाएं दौरे का, और दौरे को टाइम करें. अक्सर हम मिर्गी के मरीजों को हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं SOS मेडिकेशन की, जो इमरजेंसी मेडिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रानेजल मिडाजोलाम. तो दौरे में वो नाक में, सिर्फ नाक में, मुंह में कुछ नहीं देना है, सिर्फ नाक में वो डालना है. मुंह में ना उंगली डालनी है, मुंह में ना दवाई डालनी है, नाक में वो इंट्रानेजल मिडाजोलाम डालना है. तो अगर किसी को ये समस्या है, मिर्गी के दौरे उसको पड़ते हैं, तो उसको ये दवाई अपने साथ कैरी करनी चाहिए और जो भी उसके साथ रहे उसको बता के रखना चाहिए कि अगर जरूरत है तो उसको एडमिनिस्टर किया जाए. लेकिन ये तो तब हुआ जब पेशेंट को पता है कि उसको मिर्गी है. अगर पता ही नहीं है, पहली बार ये दौरा पड़ रहा है, तो और वो अकेला भी है, जो भी देखता है उसको, वो अचानक एक उसकी जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी उसके आसपास है, एज अ गुड विल आप उसको हेल्प करना चाहें तो किस तरह से हेल्प करें. 1-2 चीजें तो आपने बताई कि उनको करवट दें और ऊपर का बटन खोल दें. देखिए, इसके अलावा और क्या ये क्या बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाकी के लोग जो हैं घबराएं नहीं और आसपास मरीज को घेरे नहीं. जैसे कि मैंने बताया, अगर पहली बार भी दौरा पड़ रहा है, ये एक अचानक में हुई चीज है ना. तो ये बिल्कुल जरूरी है कि इसको रिकॉर्ड किए करें या फिर आई विटनेस के साथ डॉक्टर के पास जाएं. चुप ना बैठे रहें या फिर बिना इसकी इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात किए नहीं बैठे रहें. डॉक्टर के पास जाना, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है. न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत जरूरी है. तो जब भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैम, तो हम जरूर जागरूकता के लिए काम करते हैं और इसीलिए हम आज ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों. ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को मिर्गी है तो क्या ये पूरी तरह से क्योर हो जाती है या लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चलती हैं या इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? देखिए, जो मिर्गी है वो एक लक्षण है ब्रेन के सिम्टम्स का. अगर 100 मरीज हैं मिर्गी के, 70 मरीज 70% 1 या 2 दवाई से बिल्कुल ठीक रहते हैं. अच्छा. अब वो दवाई इनको सही डोज में लेनी है, सही जो पर केजी डोज है वो लेनी है, नंबर 1. नंबर 2 है, ये दवाई का नागा नहीं करना है, हर रोज लेनी है, क्योंकि दवाई जो है केमिकल है जो ब्रेन को कंट्रोल में कर रही है जो दौरे पड़ रहे हैं. अगर वो एक डोज भी मिस करेंगे तो दवाई का लेवल शरीर में कम होगा और ब्रेन में उस दवाई की एंट्री कम होके दौरे पड़ेंगी. तो दवाई बिना मिस किए लेनी है, फिर दौरे 70% में नहीं आएंगे. अच्छा. हर टाइप की मिर्गी, अलग अलग टाइप की मिर्गी होती है, उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है. कई मिर्गियां होती हैं जो सेल्फ लिमिटिंग है, जो अपने आप बंद हो जाती हैं, उनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 2 या 3 साल है. कई मिर्गियां होती हैं जो लंबी चलती हैं, कंट्रोल में रहती हैं पर लंबी चलती हैं, तो उनका हम फिर थोड़े ज्यादा साल, 5-10 साल इलाज करते हैं. कई मिर्गियां होती हैं जो छोटी सी चीज होती है, उसमें दवाई दें, दवाई 2-3 साल दौरे बिल्कुल नहीं पड़े तो हम डॉक्टर धीरे धीरे कम करते हैं
और कई 25% में दौरे वापस भी आ सकते हैं और उनमें फिर से दवाई शुरू करनी पड़ती है। अब 30% जो 1 या 2 दवाई से नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं या दवाइयों से न ठीक होने वाली मिर्गी बोलते हैं। उस कंडीशन में जरूरी है कि हायर सेंटर जाएं, जैसे एम्स में हमारे क्लिनिक में ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी क्लिनिक है, जिसमें हम दौरे का कहाँ से आ रहा है ये दौरा, ब्रेन के 2 हिस्से हैं, राइट हिस्से से आ रहा है, लेफ्ट हिस्से से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, बीच से आ रहा है, साइड से आ रहा है। इसके लिए आगे जांच बढ़ाते हैं जिसको हम बोलते हैं वीडियो ईजी जांच, जिसमें एडमिशन की जरूरत पड़ती है। और एडमिशन के बाद एक स्पेशल एमआरआई होता है जिसको करने में हमको 1 घंटा लगता है, जिसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी प्रोटोकॉल एमआरआई। उससे हमको एग्जैक्ट फोकस जहां से मिर्गी आ रही है वो पकड़ में आ जाती है। फिर उसको हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। अगर एक फोकस से नहीं आ रही, थोड़ी फैली हुई है, तो उसके लिए भी अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। जी, तो सर्जरी की भी नौबत आ सकती है, इस तरह का भी हो सकता है। तो उसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, जैसा आपने बताया बहुत सारे इसके स्टेजेस हो सकती हैं, तो अगर किसी ने सिर्फ दवाई पर छोड़ दिया, उसको ज़रूरत है सर्जरी की, क्या कुछ रिस्क हो सकते हैं इन्वॉल्व? बिल्कुल, दवाई बिना डॉक्टर के पूछे छोड़नी ही नहीं चाहिए। हम बहुत महिलाएं देखती हैं जो दवाई छोड़ के खाना बनाने लगती हैं और जल जाती हैं, तेल उनके ऊपर गिर जाता है, चेहरा पूरा बिगड़ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो गिर के फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, सर्जरी करानी पड़ती है, फिर उनके लिए शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। और सबसे गंभीर है जिसको हम बोलते हैं सूडेप। सूडेप होता है, उसका फुल फॉर्म है सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। मिर्गी में अगर आप इलाज नहीं कराएंगे और मरीज के दौरे पड़ते रहेंगे, या फिर ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी का आप इलाज नहीं कराएंगे, तो एकाएक मरीज की मृत्यु भी हो सकती है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हाँ, जो बहुत ही मतलब दर्द भरा होता है, क्योंकि एक इलाज वाली बीमारी को के साथ ऐसा हो, वो मतलब अच्छी बात नहीं आज के दिन में। बिल्कुल। और जब हमारे पास वो तकनीक अवेलेबल है, आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसका फ़ायदा उठाएं और सही समय पर इसका इलाज कराएं। बहुत सारे मिथक, भ्रांतियां भी हमने बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जो एपिलेप्सी और मिर्गी से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये एक ऐसी बीमारी है जो परछाई में रहती है और इसके मरीज जो हैं अपने आप का सेल्फ एस्टीम वो खो देते हैं। ये इसलिए है क्योंकि मरीज की गलती नहीं है, कम्युनिटी की गलती है। कम्युनिटी में, सोसाइटी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो गलत हैं। एक भ्रांति ये है कि ये छुआछूत की बीमारी है, दूसरी भ्रांति ये है कि ये पिछले जन्म में कुछ इसने गड़बड़ किया था, खराब किया था, तो हो रही है। तीसरी भ्रांति है कि इसमें भूत प्रेत का प्रवेश हो गया है। और एक और भ्रांति है कि ये जेनेटिक बीमारी है, ये हमेशा माँ से बच्चों को जाएगी, पिताजी से बच्चों को जाएगी। ये सारी भ्रांतियां हैं। ना ये छुआछूत की बीमारी है, ना मरीज के प्लेट में खाने से या मरीज के साथ रहने से बीमारी आपको होगी, ना ये भूत प्रेत की बीमारी है कि कोई हवा लग गई या कुछ हुआ, ना ये पिछले जन्म की कोई बीमारी है। ये एक ब्रेन की बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, जैसे हार्ट की बीमारी है, जैसे अस्थमा है, जैसे कोई भी बीमारी हो, वैसे ही ये बीमारी है। तो ये गलत फहमियां दूर करना बहुत जरूरी है। और इन गलत फहमियों की वजह से मरीज इलाज खोजते नहीं है और डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है, झाड़ फूक कर रहे होते हैं या कान से कीड़े निकलवा रहे होते हैं और दौरे पड़ते रहते हैं। तो ये भ्रांतियों को दूर करना बहुत ही जरूरी है। कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, जैसे आपने बताया, जब कोई लड़की को ये दौरा पड़े तो ये कहा जाता है कि इससे शादी ना करो क्योंकि ये गर्भवती नहीं हो पाएगी, या बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है और इंसान जो है, कम्युनिटी बहुत पीछे छूट गए हैं। आज के दिन में हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयां हैं जिससे जो लड़की है शादी भी कर सकती है, उसके दौरे भी कंट्रोल रह सकते हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। हम इंसान हैं, हम देखते हैं कोई दर्द में है या कोई बीमार है, हम इंसानियत के तौर पे उसको ऊपर लाना जरूरी है, उसको हेल्प करना जरूरी है। तो मिर्गी की जो लड़कियां हैं वो अगर सही दवाई ले रही हैं और शादी के पहले ये दवाई चल रही है, 2 साल दौरे नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है हम दवाई बंद कर दें और शादी हो जाए। अगर ऐसी ही बीमारी है मिर्गी की जिसमें दवाई नहीं बंद कर पा रहे हैं, तो भी शादी हो सकती है क्योंकि अच्छी दवाइयां हैं हमारे पास, बच्चे भी हो सकते हैं। देखिए, 95% में मिर्गी के मरीजों को नॉर्मल बच्चे होते हैं। 95%। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सोचें कि बच्चे को भी ये बीमारी ऐसा है ही
होगी, ऐसा हाँ, नहीं बिल्कुल है। नहीं। तो इसलिए ये बहुत एक भ्रांति है जो भ्रांति आप यहाँ से आज क्लियर कर रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और नहीं सोचना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी से, जो कि एम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी में। और डॉक्टर साहब, एम्स हमें पता है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर बहुत जागरूकता के तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। और आप विभागाध्यक्ष हैं न्यूरोलॉजी में, तो इस बार आपने क्या आयोजन किए जागरूकता के लिए, ये भी मैं चाहूँगी कि श्रोताओं तक पहुँचे। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम मरीज़ को देख सकते हैं, दवाई लिख सकते हैं, उनको एडवाइस कर सकते हैं, पर जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है या टीवी प्रोग्राम्स हैं, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को जागरूकता मिलती है। और इसी जागरूकता की वजह से वो इलाज लेने जाते हैं और ठीक होते हैं। तो यही हम करते हैं कि कोशिश यही हो कि बहुत सारे लोगों को हम पहुँचे। इसके अलावा पॉडकास्ट करते हैं, इसके अलावा जो मरीज़ हैं उनको हम पैम्पलेट्स देते हैं। स्कूल्स में हम स्कूल प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल में समझाने के लिए मिर्गी क्या है। तो अन्य अन्य प्रकार से भी आउटरीच होता है। जी, तो हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले हम चाहेंगे अगर आप कुछ और संदेश देना चाहें इस पर हमारे श्रोताओं को। देखिए, मिर्गी के मरीजों को इस एटीट्यूड से जीना है कि मुझे मिर्गी है तो क्या, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हो सकते हैं और मैं नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। अपने सेल्फ एस्टीम को दबने नहीं देना है और पढ़ाई जारी रखनी है और काम भी जारी रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी के लिए मेरे ये संदेश है कि जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे अस्थमा है, जैसे सर दर्द है, वैसे ही मिर्गी है। ये और कोई अन्य चीज़ नहीं है। और आप अपने जो रिश्तेदार हैं जिनको मिर्गी है उनको सपोर्ट करें, उनको सही दवाई दिलवाएं और उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो इस देश के लिए एक जिम्मेवार नागरिक बन पाएं। जी, बहुत अच्छी बात आपने आज हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी को। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मिर्गी के कारण, लक्षण और उपचार पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी से शालिनी मित्तल की बातचीत सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर्निया एक आम समस्या है जो स्त्री या पुरुष दोनों को किसी भी उम्र में हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हर्निया किसे कहते हैं, इसके लक्षण और इलाज क्या है। हमारे विशेषज्ञ हैं हिंदू राव अस्पताल में सर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर दिलीप कुमार। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हर्निया एक आम बीमारी है। हर्निया क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसकी जांच कैसे होती है और इसका उपचार क्या है, आज इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हर्निया क्या होता है। हर्निया शरीर के अंदरूनी अंगों का नेचुरली कमजोर जगहों से या किसी वजह से कमजोर हुई जगहों से बाहर आना है। अंदरूनी अंग जैसे इंटेस्टाइन हो गई, ओमेंटम, वो बाहर आके प्रोट्रूड करने लगते हैं, यही हर्निया होता है। ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हर्निया क्यों होता है। एक तो उम्र के साथ साथ टिश्यू स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज होने लगता है। और दूसरा, उम्र के साथ साथ मरीज को कई तरह की दिक्कतें होती है, जैसे लगातार सांस में दिक्कत, पेशाब में दिक्कत या कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जिसकी वजह से जोर लगाने से नेचुरली कमज़ोर जगह हैं वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए अंदरूनी अंग प्रोट्रूड करने लगते हैं, इस वजह से हर्निया हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये भी बताने का कष्ट करें कि हर्निया के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचानें कि इस व्यक्ति को ये हर्निया है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं आमतौर पर। हर्निया जनरली शुरू में एक गांठ बन के या स्वेलिंग बन के अपीयर होता है। कॉमन जगहों जैसे अम्बिलिकल रीजन, इन्ग्वाइनल रीजन, इन जगहों पर ये कॉमन होता है। तो शुरू में ये गांठें लेटने पर या आराम करने पर अपने आप कम हो जाती हैं और धीरे धीरे गांठें बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे फिर ये कम नहीं होती हैं। तो इससे देख के यदि कोई गांठ शुरू में होती है और फिर लेटने पे कम हो जाती है, इससे आम आदमी पहचान सकता है कि मोस्ट लाइकली ये हर्निया ही है और इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये हर्निया कितने प्रकार का होता है।
हर्निया कई प्रकार के होते हैं। जनरली हर्निया को हम जगह के आधार पे कि किस जगह है उसके आधार पे नामकरण करते हैं, या प्रोग्रेशन है या कोई कॉम्प्लिकेशन है उसके आधार पे नामकरण करते हैं। इन्ग्वाइनल रीजन में इन्ग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल रीजन में जैसे अम्बिलिकल हर्निया। यदि प्रोग्रेशन के आधार पे यदि जैसे उसमें आते आ गई है, फंस गई है, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोल देते हैं, या आते गलने लग गई तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है। या पुरानी किसी सर्जरी वाली जगह पे यदि दोबारा से हर्निया हुआ है या किसी और की सर्जरी में हर्निया हुआ है तो वो इंसिजन हर्निया कहलाता है। तो हर्निया की जांच कैसे की जाती है डॉक्टर साहब? हर्निया का जनरली डॉक्टर देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये हर्निया है। मोस्ट लाइकली हर्निया में किसी तरह की जांचें कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यदि कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो उसमें हम सीटी स्कैन वगैरह एडवाइस कर सकते हैं। तो उसमें हमको एक्चुअल में कितना थिकनेस है, कितना है लेवल है, क्या हम मतलब प्लान करें, उस एंगल से वो जांचें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डायग्नोसिस तो मोस्ट लाइकली क्लिनिकल ही होता है बेसिकली। तो इसमें हर्निया में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हर्निया में जो स्वेलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है और रीअपियर हो जाती है। तो यदि कोई भी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है और रीअपियर हो जाती है तो दैट इज मोस्ट लाइकली हर्निया। बढ़ने के साथ साथ पर ये गांठें बढ़ जाती हैं तो फिर ये रिड्यूस नहीं हो पाती, तो फिर जगह के आधार पे या एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये जज करते हैं कि ये मोस्ट लाइकली हर्निया है। आम जनता है वो कभी कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि बहुत सारा कि कोई कहता है कि हाइड्रोसिल है, कोई कहता है कि हर्निया है। तो टेस्ट तो होते होंगे ना, कि हर्निया का कुछ टेस्ट होता है क्या? हर्निया के जनरली कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसिकली। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। और आम आदमी ये चीज़ नोट करके ही कि स्वेलिंग अपीयर हो रही है, फिर डिसअपीयर हो रही है, सोने के बाद कम हो रही है, चलने के बाद, काम करने के बाद ज़्यादा हो रही है, तो इससे आम आदमी भी डिसाइड कर सकता है कि मोस्ट ये हर्निया ही है, मोस्ट लाइकली हर्निया है, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये हाइड्रोसिल और हर्निया में कुछ अंतर होता है क्या? जनरली हाइड्रोसील भी मूल रूप से स्क्रोटल स्वेलिंग होती है, और जो हर्निया है, इन्ग्वाइनल हर्निया भी स्क्रोटल स्वेलिंग करके ही प्रेजेंट होते हैं। परंतु यदि 2 पॉइंट हम वापस यहाँ भी नोट करें कि तो हाइड्रोसील वाला है तो हाइड्रोसील वाले में शुरू वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, पर उसमें कभी भी लेटने पे या कभी भी वो मतलब रिड्यूस नहीं होगा, वो कम नहीं होगा, वो लगातार विद टाइम बढ़ता ही जाएगा। और जो हर्निया वाली स्वेलिंग होगी वो पहले इन्ग्वाइनल रीजन से होगी, फिर बाद में स्क्रोटल में आएगी, और शुरू में वो रिड्यूस होती रहेगी, मतलब लेटने पे कम हो जाएगी, बाद में बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि ये हाइड्रोसील है या हर्निया है। क्या ये बच्चों में और महिलाओं में भी होता है क्या? यस, हर्निया बच्चों और महिलाओं में भी होता है। बच्चों में भी हर्निया को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि हर्निया का सॉल्यूशन ऑपरेशन ही है। और महिलाओं में भी हर्निया होता है, महिलाओं में भी इन्ग्वाइनल हर्निया कॉमन होता है। महिलाओं की सर्जरी मेल जैसे ही होती है, जैसे मेल्स में होती है ऐसे ही फीमेल्स में होती है। और बच्चों की सर्जरी में जनरली हम मैस वगैरह नहीं डालते हैं, तो बच्चों की सर्जरी सामान्य सर्जरी होती है, पर बच्चों को भी सर्जरी की ज़रूरत होती है बेसिकली। तो यदि बच्चों को भी हर्निया है तो उसको भी हमें सर्जरी करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये देखा गया है कि हर्निया जो है नाभि के नीचे या पैर और जांघों के आसपास होती है। क्या इसका और भी कोई स्थान है? इसके अलावा लंबर हर्निया भी होता है, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया भी होता है, कई तरह के और भी हर्निया होते हैं। जैसे एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी हर्निया होता है। तो हर्निया शरीर में कहीं भी हो सकता है, जिस भी एरिया में मस्कुलर वीकनेस होगी वो वहाँ से हो सकता है बेसिकली। तो पर मोस्ट कॉमनली तो ये अम्बिलिकल रीजन और इन्ग्वाइनल रीजन में ही होता है। और तीसरा यदि आता है तो आजकल जैसे सर्जरी है, पुरानी कोई सर्जरी हुई हो, पोर्ट साइड हर्निया है या इंसिजन हर्निया, तीसरे नंबर पे ये हर्निया कॉमन आते हैं। क्या हर्निया का इलाज बिना ऑपरेशन संभव है? नहीं, हर्निया का इलाज बिना ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि हर्निया एक तरह से वीकनेस हो गई तो उसमें हम उसको टिश्यू स्ट्रेंथिंग करनी पड़ेगी। या तो हम सूचर से कर सकते हैं या मेश डाल के कर सकते हैं, बट जनरली इसमें बिना सर्जरी के कोई रोल नहीं है। और ऑपरेशन आजकल इसके बहुत सेफ और सुविधाजनक ऑपरेशन हो गए हैं, जो कम टाइम में और बहुत इफेक्टिव सर्जरी हो गई हैं। डॉक्टर साहब, ये हर्निया के ऑपरेशन में जाली का क्या रोल है? जाली क्या महत्वपूर्ण है? हर्निया के ऑपरेशन में एक जाली डाली जाती है, तो उस जाली से टिश्यू स्ट्रेंथिंग अच्छी हो जाती है, तो उसमें हर्निया दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है। जाली आने से पहले जो हर्नियाओं की रिपेयर की जाती थी उसमें रिकरेंस रेट अप टू 30% तक भी हो जाती थी, पर जाली आने के बाद रिकरेंस रेट बहुत कम हो गई है, ये नगण्य आसपास हो गई है। तो जाली से उस एरिया में फाइब्रोसिस अच्छा हो जाता है। और ये जाली कई तरह की आती है, तो ये एक जाली डाली जाती है जो हर्निया के लिए, किसी भी तरह के हर्निया में मोस्ट लाइकली जाली डाली जाती है। तो ये क्या मतलब सभी मरीजों में जरूरी होता है या कुछ में जरूरत नहीं पड़ती?
बच्चों को छोड़कर हम मतलब जिस भी सर्जरी में जो एडल्ट है तो उसकी सारी सर्जरियों में हम कोशिश करते हैं कि जाली डालते हैं। जो सर्जरी छोटी सर्जरी है जिनमें डिफेक्ट 1 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो हम अवॉइड कर सकते हैं। पर आजकल उनमें भी कई तरह के पैच वगैरह अवेलेबल हुए हैं, जो मैश पैच हैं वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनमें भी फाइब्रोसिस अच्छा हो जाए और रिकरेंस नहीं हो। हर्निया के ऑपरेशन और मैश प्लेसमेंट में क्या कुछ नया या कुछ नया तकनीक आया है? पहले मैश प्लेसमेंट ज़्यादातर जो मसल मास होता था उसमें करते थे और उसको मतलब एक्सप्लोरेशन भी ज़्यादा करना पड़ता था, इंसिजन भी ज़्यादा होता था। पर आजकल कई न्यू टेक्निक आई हैं, न्यू मैश टाइप आए हैं। पहले जैसे आज जो ओनली नॉन एब्जोरल मैश अवेलेबल होती थी, एब्जोरल मैश, कंपोजिट मैश, प्रोसीड, पैच, कई तरह के 3D मैश कई तरह के अवेलेबल हो गए हैं। आजकल हम छोटे अम्लाइकल हर्निया के अम्लाइकल पैच से सीधे छोटे से इंसिजन से रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आई पॉम कर सकते हैं जिसमें मतलब आंतों के ऊपर इंट्रापेरिटोनल उस पर मतलब आई पॉम करके उस नीचे से इंट्रापेरिटोनल रीजन से मैश प्लेस कर सकते हैं। तो ये कई तरह की सर्जरी ऐसी हो गई है जिसमें इवन देन कॉम्प्लिकेटेड हर्निया है उनकी रिपेयर भी हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि ये महिलाओं, बच्चों और सभी में किसी को भी हो सकता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या महिलाओं में ये आफ्टर ऑपरेशन क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिससे कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में कोई समस्या आती है क्या? जनरली हर्निया के रिपेयर का और गर्भ धारण का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर यदि हर्निया की रिपेयर उस रीजन में हुई है जहां हमको LSCS का इंसिजन देना पड़े तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और यदि बड़ी मैश प्लेसमेंट हुआ है, फाइब्रोसिस ज़्यादा है, तो जो यदि जैसे विद प्रेगनेंसी के साथ ये जो पेट एब्डोमेन डिस्टेंशन होता है तो वो डिफॉर्म हो सकता है, लगातार भारीपन सा, हल्का दर्द सा बना रह सकता है। यदि डिलीवरी टाइम पे महिला को यदि सिजेरियन करना पड़े तो उस रीजन में फिर सिजेरियन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि फाइब्रोसिस अच्छा हो चुका होता है तो उसमें फिर इंसिजन लगाने में, एक्सप्लोर करने में हमारी अप्रोच वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यदि हम निकटवर्ती कंसीव करना चाह रहे हैं तो हमें ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए। यदि हर्निया उस रीजन से, जो सिजेरियन वाला रीजन है, उससे अलग है तो रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर बिना मैश के भी रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मतलब हमारे सर्जन के साथ बैठकर डिसाइड कर सकते हैं। अंत में आप हमारे श्रोताओं को हर्निया के बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हर्निया एक कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम है, आम आदमी इसको आसानी से समझ सकता है। हमें हर्निया की सर्जरी जल्दी से जल्दी करवा लेनी चाहिए। ये सर्जरी पूरी तरह सेफ है, आजकल बहुत इफेक्टिव भी है और बहुत मिनिमल टाइम में हो जाती है। हर्निया यदि बच्चों में भी है तो भी हमें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हर्निया कारण, लक्षण और उपचार। अभी आप डॉक्टर दिलीप कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, हिंदू राव हॉस्पिटल से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर राकेश कुमार। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।